नमस्कार। आज फिर से एक बार डॉक्टर हिम्मत सिंह सिन्हा जी द्वारा रचित साहित्य के एक और मोती के साथ, उनके रचित एक और लेख के साथ अपार शोध और मनन के बाद लिखा गया सिन्हा जी का ये लेख भी अनंत काल तक सारगर्भित रहने वाला और समय के सापेक्ष सबके मस्तिष्क में उठने वाले सवालों को शांत करने के साथ ही मन में नए सवालों को उठाकर उनको भी हल कर देने वाला है। इस लेख का शीर्षक जानते ही इसके विषय को जान लेने का जो कुतूहल मन में उठता है, उस जिज्ञासा के किसी भी नए आयाम को छू लेने से पहले ही ये लेख उसे संतुष्ट करता प्रतीत होता है। शीर्षक है रामायण की विश्वव्यापकता। संसार के अलग अलग देशों में श्री राम का आदर्श जीवन और रामायण के नगरों, स्थानों, चरित्रों का अंकन किस प्रकार वहां की जनता में क्षेत्रीयता की विशेषता और लोकाचार के साथ हुआ और किस प्रकार इन देशों ने रामायण को आत्मसात कर अपने जीवन में पिरोया, इन्हीं सब बातों की ओर ये लेख हमारा ध्यान केंद्रित करता है। डॉक्टर हिम्मत सिंह सिन्हा जी ने लिखा है, महान भारतीय महाकाव्य रामायण मात्र भारत की ही साहित्यिक निधि नहीं है, अपितु संसार भर में इसको एक अद्भुत साहित्यिक कृति माना जाता है। इस भव्य तथा प्रेरक महाकाव्य का प्राचीन काल से लेकर वर्तमान युग तक सारे विश्व में जनता द्वारा व्यापक रूप से स्वागत किया गया है। बौद्ध साहित्य के चीनी अनुवाद में जो उपलब्ध साहित्य है, उससे कोई भी व्यक्ति ये देख सकता है कि कम से कम 3री शताब्दी तक चीनी जनता इस महान भारतीय महाकाव्य की मुख्य कथा के मूल कथानक से भली भांति परिचित हो गई थी। खांग शंगहुई ने सर्वप्रथम अनामक जातक का चीनी भाषा में अनुवाद किया था, जो कि लिउ ताउत्पु किंग के 6 पारिमिता सूत्र के 5वें ग्रंथ में 46वीं कहानी है। ये कहानी वाल्मीकि की रामायण के मूल कथानक के पूर्णतः समान है। जब बौद्ध ग्रंथों के चीनी अनुवाद के साथ मिलकर रामायण ने चीन में प्रवेश किया, तो उस देश के कलात्मक साहित्य की उन्नति को मुख्य रूप से प्रभावित किया। उदाहरण के रूप में थांग वंश की लघु कथाएं, गीत तथा लोक साहित्य के माध्यम से कथा कहने वाली पांडुलिपियां, युआन वंश के नाटक तथा मिग और छिंग वंश के उपन्यास सभी उससे पर्याप्त मात्रा में प्रभावित हुए। सारांश में इतना ही कहा जा सकता है कि ईसा की आरंभिक शताब्दियों से ही चीन के बहुराष्ट्रीय लोग इसका समादर करते और इसका रस लेते थे। तिब्बत तो भारतीय संस्कृति से घनिष्ठ रूप से जुड़ा हुआ है। न जाने कब से भारतीय यात्री कैलाश और मानसरोवर की यात्रा के लिए तिब्बत का सहयोग लेते रहे हैं। बौद्ध धर्म के प्रचार के बाद भारतीय संस्कृति से तिब्बत का परिचय और अधिक गहन हो गया था। तिब्बत में राम कथा के प्रचार के कारण और साधन मुख्यतः बौद्ध जातक रहे हैं, ऐसा सभी स्रोतों से ज्ञात होता है। डॉक्टर हिम्मत सिंह सिन्हा जी आगे लिखते हैं, श्री कामिल बुल्के के मतानुसार रामकथा अनामक जातकम एवं दशरथ जातक के अनुवाद के माध्यम से तिब्बत पहुंची। जिस प्रदेश में ये अनुवाद हुआ वह तुनहुआंग प्रांत 787 ईस्वी से 848 ईस्वी तक तिब्बत के तूफान वंश के अधिकार में था। ये अनुवाद पांडुलिपियों के रूप में आज भी इंग्लैंड में भारतीय व्यापार मंत्रालय के पुस्तकालय में सुरक्षित है। ये कथा गद्य में है, परंतु इसकी कथा सारांश रूप में होने के कारण इसका कलेवर वाल्मीकि रामायण की तुलना में बहुत छोटा है। 8वीं और 9वीं शती में प्राप्त पांडुलिपियों से तो ये पता चलता है कि उनका स्रोत बौद्ध जातक कथाएं रही हैं, परंतु 12वीं और 13वीं शती में राम कथा की तिब्बती भाषा और साहित्य में प्रविष्ट होने के कारण संस्कृत भाषा एवं साहित्य का प्रभाव था। 12वीं शती में सास्क्या पंडित ने 457 चौपाइयों का एक संग्रह तिब्बती भाषा में लिखा, जिसका संस्कृत नाम था सुभाषित रत्ननिधि। इसके श्लोक संख्या 321 का संबंध रावण की मृत्यु से है। इसी श्लोक की व्याख्या के प्रसंग में द्मांस्तोन चोस ग्यली ने राम रावण संपूर्ण कथा लिखी है। इसके अतिरिक्त काव्यदर्श की सीता की खोज में भटकते हुए विस्तृत टीका प्रकाशित हुई, जिसमें दर्शाया गया है कि सीता की खोज में भटकते हुए राम लक्ष्मण की भेंट सुग्रीव से होती है। इसके अतिरिक्त बालिन अर्थात बाली के वध की कथा में पहचान के लिए सुग्रीव के गले में माला के स्थान पर उसकी पूंछ में दर्पण बांधने का उल्लेख है। इस प्रकार अन्य छोटे छोटे परिवर्तन तिब्बती रुचि के अनुसार हुए हैं। गुरुजी डॉक्टर हिम्मत सिंह सिन्हा आगे लिखते हैं,
तिब्बत से होकर राम कथा ने मंगोलिया में प्रवेश किया। इस कथा के साथ वाल्मीकि कृत कहानी का संबंध नहीं है, वरन इसमें बौद्ध एवं जैन राम कथाओं का ही प्रभाव देखा जाता है। मंगोलिया में प्रचलित राम कथा में राजा जीवक की कथा से युक्त पुस्तकों की संख्या अधिक है। इस कथा की 6 पुस्तकें लेनिनग्राद पुस्तकालय में आज भी सुरक्षित हैं। ये राम कथा 8 अध्यायों में विभाजित है। जीवन का कथानक नाम होने पर भी जीवन की भूमिका कहानी में अत्यंत सामान्य है। जापान के इतिहास में हमें 2 भारतीय धर्म प्रचारकों की चर्चा मिलती है, जो चीन होते हुए जापान पहुंचे थे। उनमें पहला यात्री एक बौद्ध भिक्षु धर्मबोधि था, जो 7वीं शताब्दी में जापान पहुंचा था। दूसरा दक्षिण भारत से कांचीपुरम का एक भारद्वाज ब्राह्मण था, जो जापान में बारामोन के नाम से प्रसिद्ध हुआ। बारामोन ब्राह्मण शब्द का ही जापानी उच्चारण रूप है। बारामोन अगस्त 736 में जापान पहुंचा और उसने जापान की तत्कालीन राजधानी में संस्कृत, भारतीय धर्म और दर्शन का प्रचार किया। गुरुजी डॉक्टर हिम्मत सिंह सिन्हा आगे लिखते हैं, रामायण चीन के बौद्ध साहित्य में जातक कथा के रूप में पहुंची थी और इसी रूप में ये कथा जापान भी पहुंची। 12वीं शताब्दी में रचित होबुत्सुशु नामक ग्रंथ में रामायण की कथा जापानी में उपलब्ध है। होबुत्सुशु ताहरो नो यासुयोदी द्वारा संकलित कथाओं का संग्रह है। होबुत्सु का अर्थ है रत्न और शु का अर्थ है संकलन। होबुत्सुशु का अर्थ हुआ रत्न संग्रह। होबुत्सुशु में दी गई रामकथा जातक शैली में है, जो जापान के लोक जीवन में बहुत प्रभाव रखती है। दशरथ और श्रवण कुमार की कथा को लेकर भी जापानी साहित्य में कई कहानियां एवं नाटक लिखे गए हैं, जो रामायण की लोकप्रियता के प्रमाण हैं। पूर्व की ओर चलें तो हम इंडोनेशिया में पहुंचेंगे, जो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह है। इंडोनेशिया की सभ्यता की प्राचीनता के विषय में जावा मानव का उल्लेख ही पर्याप्त है, किंतु इंडोनेशिया की आधुनिक सभ्यता के सूत्र भारत से ईसा की पहली शताब्दी में गए हुए यात्रियों के वहां बस जाने से मिलते हैं। इंडोनेशिया में विभिन्न स्थानों पर खुदाई से पता चला है कि भारतीय शासक अजी कका के समय 78वीं ईस्वी में संस्कृत भाषा तथा पल्लव एवं देवनागरी लिपि का प्रयोग ही वहां होता था। 15वीं शती ईसा तक के समय को इंडोनेशिया के इतिहास में हिंदू काल के नाम से जाना जाता है। उसी काल में वेद, महाभारत तथा रामायण का वहां खूब प्रचार हुआ। इंडोनेशिया के रामकथा साहित्य के समय पर तो विवाद हो सकता है, किंतु प्रम्बनान की शिव मंदिर की भक्ति पर जो शिलोत्कीर्ण रामकथा है, वह तो निस्संदेह 7वीं-8वीं शती की ही है। मध्य जावा में अयोध्या करता आधुनिक जोग जकार्ता नगर को हिंदू माताराम वंश के शासकों ने परमवनन अथवा प्रम्बनान नामक स्थान पर बसाया था, जो वहां की संस्कृति में रामायण की व्यापकता को सिद्ध करता है। प्रम्बनान के शिव मंदिर की शिलोत्कीर्ण रामकथा की मूर्तियां 42 श्रेणियों में संपन्न हुई हैं। विद्वानों के मत के अनुसार जिस समय ये रामकथा उत्कीर्ण की गई, उस समय मध्य जावा के उत्तरी भाग में शैव संजय वंश का तथा दक्षिणी भाग में बौद्ध शैलेंद्र वंश का राज्य था। अतः इसी रामकथा के शिल्प में दोनों शैलियों का सम्मिश्रण हो गया था। प्रम्बनान के अतिरिक्त पूर्व जावा में पनातरान नामक स्थान में ईसा की 14वीं शती में निर्मित शिव मंदिर में भी श्री राम कथा मिलती है। वह रामकथा भित्ति पर लंब रेखाओं में उत्कीर्ण फूल पत्तियों की बेल से सज्जित व्यंग शैली में 106 दृश्यों में संपन्न हुई है। इन दोनों रामकथाओं के अतिरिक्त पूर्व जावा में जलतुंडों के अवशेषों में 10वीं शती के उत्तरार्ध के भित्ति चित्र उपलब्ध हैं। बाली में भी भित्ति चित्रों तथा आधुनिक वास्तुकला में सीता की अग्नि परीक्षा आदि महत्वपूर्ण दृश्यों का अंकन होता रहा है। इसके अतिरिक्त रामकथा संबंधी भित्ति चित्र इस द्वीप के अन्य स्थानों पर भी प्राप्य हैं। इसके साथ साथ राम पुराण, राम विजय आदि अनेक नाटकों में राम, परशुराम, हनुमान की चर्चा मिलती है। गुरुजी श्री हिम्मत सिंह सिन्हा जी आगे लिखते हैं, बाली के संस्कृत साहित्य में 50 अनुष्टुप छंदों में रचित कवि जानकी की चरित्र रामायण में संक्षेप में रामकथा वर्णित है। प्राचीन जावा रामायण या प्राचीन ककविन रामायण इंडोनेशिया की सर्वाधिक एवं विशालकाय रचना है, जिनके रचनाकार के विषय में विद्वानों में पर्याप्त मतभेद है।
प्राचीन जावा रामायण के सम्यक अध्ययन विश्लेषण से यह तो सहज ही स्पष्ट हो जाता है कि इस पर संस्कृत साहित्य का आद्यंत प्रभाव है। यद्यपि रामकथा के कुछ चरित्रों में अवश्य ही परिवर्धन हुआ है। इंडोनेशिया की संस्कृति, लोक परंपराओं, इतिहास एवं जीवन शैली को देख ये सहज ही स्पष्ट हो जाता है कि राम की कथा, राम का चरित्र वहां के जनजीवन में पूरी तरह रच बस गए हैं। अभी भी वहां योग्य अर्थात अयोध्या, किष्किंधा अर्थात किष्किंधा तथा सेतुबंध जैसे नगरों और सरेयू अर्थात सरयू जैसी नदी के नामों से इसकी पुष्टि होती है। थाई देश की तो सांस्कृतिक चेतना ही रामकथा से उच्छ्वसित है। रामकथा की लोकप्रियता और व्यापकता का सबसे बड़ा कारण रावण का अत्याचारपूर्ण शासन था। भारत एवं लंका के निकटवर्ती और दूरवर्ती देश ही रावण के अत्याचारों के साक्षी थे और उसके आतंक एवं उत्पीड़न के शिकार भी इन्हीं देशों के निवासी थे। कहना न होगा कि एशिया के अन्यतम प्रमुख देश थाई देश की संस्कृति में राम न्याय एवं पुण्य के प्रतीक तथा रावण अन्याय एवं पाप के प्रतीक बनकर समा गए हैं। थाई देश में वाल्मीकि कृत रामायण के आधार पर अनेक महाकाव्य रचे गए हैं। उनमें जो सर्वप्रथम रचित ग्रंथ उपलब्ध होता है उसका नाम रामकीयन अर्थात राम कीर्ति है। इसके रचयिता वहीं के शासक महाराज राम प्रथम माने जाते हैं। ये एक पूर्ण कृति है जिसका रचनाकाल 17वीं शताब्दी के मध्य माना जाता है और इसके अधिकांश कथा प्रसंगों का आधार वाल्मीकि की रामायण है। इससे ये बात तो निर्विवाद रूप में सिद्ध हो जाती है कि वाल्मीकि कृत रामायण को अधिकृत मानकर एशिया की विशेषतः दक्षिण पूर्व देशों में अनेक आख्यान, काव्यों तथा नृत्य नाटकों का सृजन हुआ। अतः प्रत्येक देश की स्थानीय परंपराओं एवं न्याय अन्याय संबंधी घटनाओं को समाविष्ट करके राम कथा को परिवर्धित कर दिया गया है और कहीं कहीं पर उसमें कुछ परिवर्तन भी किया गया है। गुरुजी आगे लिखते हैं, लाओस में रामकथा आज भी नृत्य, संगीत, चित्रकारी एवं स्थापत्य और साहित्य की धरोहर के रूप में ताड़पत्रों पर सुरक्षित है। अनेक महत्वपूर्ण अवसरों पर राजमहल में रामकथा संगीत रूपक अभिनीत होता है और व्यंत्यानी नगर की नाट्यशाला में निरंतर इसका प्रशिक्षण भी होता है। लाओस में साहित्यिक रामकथा 2 रूपों में मिलती है। एक रूपांतर फालक फालाम अर्थात प्रिय लक्ष्मण प्रिय राम व्यंत्यानी प्रदेश से प्राप्त हुआ है और दूसरा पोमपचाक जिसे ब्रह्मचक्र भी कहा जाता है जो उत्तरी लाओस की मेकांग घाटी से प्राप्त हुआ है। फालक फालाम वाल्मीकि रामायण अथवा किसी अन्य भारतीय अथवा अभारतीय रामकथा संबंधी ग्रंथ का अनुवाद नहीं है, अपितु ये एक जातक काव्य है। फालक फालाम में जेतवन में इकट्ठा हुए भिक्षुओं को भगवान बुद्ध ने श्री राम की कथा सुनाई है। इसकी रचना लवदेश में ही हुई है तथा ये कृति लवदेश के समग्र परिवेश एवं सौंदर्य को आत्मसात किए हुए है। गुरुजी डॉक्टर हिम्मत सिंह सिन्हा आगे लिखते हैं, मलय निवासियों के मस्तिष्क में भारतीय सांस्कृतिक परंपरा शताब्दियों तक बद्धमूल रही, पर जब ईसा की 13वीं शताब्दी के आसपास वहां इस्लामीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ हुई तो हिंदू और इस्लाम संस्कृति में द्वंद्व अनिवार्य था। रामकथा मलय निवासियों के मन, मस्तिष्क और अवचेतन में कहीं गहरे विद्यमान है। ये इस बात से प्रमाणित हो जाता है कि इस्लामीकरण के बाद भी वहां रामकथा विभिन्न रूपों में प्रचलित रही और आज भी प्रचलित है। मलय रामायण की प्राचीनतम प्रति सन 1633 ईस्वी में बोदलियन पुस्तकालय में सुरक्षित की गई थी। ये अरबी लिपि में है, जिससे ये स्पष्ट होता है कि उस पर इस्लाम संस्कृति का प्रभाव है। मलय रामकथा का अध्ययन अब तक प्रकाशित 3 पाठांतरों के आधार पर किया गया है। मलय रामकथा के साहित्यिक पाठ प्राय हिकायत सेरी राम के नाम से मिलते हैं, किंतु ब्लू ई मैक्सवेल द्वारा संपादित ग्रंथ का नाम श्री राम है। इस दृष्टि से हिकायत सेरी राम के मूल स्रोत एवं रचनाकाल के विषय में सुनिश्चित रूप से कुछ कहना कठिन है, किंतु उपलब्ध प्राचीनतम प्रति के विषय में ये कहा जा सकता है कि इसकी रचना 13वीं से 17वीं ईस्वी सन के मध्य हुई होगी। इसकी रचना फारसी अरबी लिपि में हुई है और इसमें श्री राम की कहानी का लंबा गद्यात्मक विवरण उपलब्ध है। मलेशिया में छाया नाटकों की निरंतर प्रवाहमान जीवंत परंपरा है। छाया नाटकों के विभिन्न रूपांतरों में राम के चरित्र में यत्किंचित अंतर पाया जाता है।
वहां शासक को राम के प्रतीक के रूप में प्रस्तुत करते हुए उसे सत्य, न्याय और आदर्शों के रक्षक के रूप में चित्रित किया जाता है। कंबोडिया में भी रामायण की लोकप्रियता स्पष्ट दिखाई देती है। इतिहासकारों के मतानुसार भारतीय व्यापारी प्रथम शताब्दी से ही हिंद चीन में अपनी राममयी संस्कृति का प्रचार प्रसार करने लगे थे। चंपा राज्य की 7वीं शताब्दी के शिलालेखों से ये विदित होता है कि वहां उसी समय से वाल्मीकि रामायण का पर्याप्त प्रचार हुआ था। इसकी प्राचीन राजधानी अंगकोर वाट के एक विशाल मंदिर में रामायण की कथा पर आधारित अनेक चित्र मिलते हैं। यहाँ की सर्वाधिक महत्वपूर्ण एवं कलात्मक रचना रामकेर या रामकीर्ति है, जिसका मूलाधार वाल्मीकि रामायण है। इस तरह इसे भारत की कंबोडिया को सबसे बड़ी देन कहा जा सकता है। इसमें राम की कीर्ति का निरूपण है। भारत की दक्षिण में लंका का तो रामायण से सीधा संबंध है। लंका के विभिन्न ग्रंथों व दंतकथाओं में राम रावण युद्ध व सीता और हनुमान संबंधी सामग्री किसी न किसी रूप में उपलब्ध है। इसमें कुमारदास का जानकी हरण ग्रंथ सीता हरण का मुख्य रूप से वर्णन करता है। ये बात भी विचारणीय है कि क्योंकि राम श्रीलंका में युद्ध की अल्प अवधि में ही रहे हैं, अतः उनसे संबंधित स्थान कम ही हैं। इसके विपरीत हनुमान और सीता संबंधित स्थान व कहानियां अधिक प्रचलित हैं। एक अध्ययन के अनुसार श्रीलंका में राम, रावण, सीता और हनुमान से संबंधित कुल स्थान हैं 35। ये उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम तक फैले हुए हैं। श्रीलंका की सीमाओं के अंदर रामायण संबंधी शासकीय इतिहास और अभिलेखों में थोड़े बहुत मिलने वाले सभी प्रसंग इस द्वीप को लेकर रामायण की लंका संबंधी प्रचलित मान्यताओं की ओर इंगित करते हैं। अन्य दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों के समान फिलीपींस में भी रामकथा पहुंची, किंतु परिवर्तित रूप में। नाम भी बदले हुए हैं। रामकथा का नाम है महारादिया लाबना। फिलीपींस की रामकथा में भी असत पर सत की विजय दिखाई गई है। रावण बुरा है, वह परास्त होता है, मारा नहीं जाता, और राम सीता का दाम्पत्य पुनः स्थापित होता है। इन सभी देशों में कुछ परिवर्तन एक समान दिखाई देते हैं, जैसे कि मलय के हिकायत सेरी राम, श्याम के राम जातक और लाओस की रामकथा में हनुमान को राम का पुत्र दिखाया गया है। डॉक्टर हिम्मत सिंह सिन्हा आगे लिखते हैं, ब्रह्मदेश, जो आज के समय में बर्मा या म्यांमार के नाम से जाना जाता है, ब्रह्मदेश के साथ भारत के सांस्कृतिक संबंध के आरंभ की कोई निश्चित तिथि निर्धारण करना प्राय असंभव है, किंतु प्राप्त ऐतिहासिक साक्ष्यों के आधार पर इस धारणा की पुष्टि तो होती ही है कि ईसा पूर्व 2री शताब्दी में वहां बौद्ध धर्म का प्रवेश हो चुका था। ब्रह्मदेश में रामाख्यान का दशरथ जातक वाला रूप तथा वाल्मीकि रामायण एवं पौराणिक वैष्णव स्वरूप ईसवी सन के आरंभ से पहले ही विद्यमान थे। बौद्ध परंपरा प्रधान ब्रह्मदेश में भगवान राम तथा विष्णु के अन्य अवतारों को बोधिसत्वों के रूप में प्रस्तुत किया गया है। कुछ भी हो, ये बात निश्चित है कि ब्रह्मदेश में विष्णु तत्व की विद्यमानता ईसा पूर्व की 2य शताब्दी से लेकर आज तक समान रूप से बनी हुई है। इतना प्राचीन सांस्कृतिक संबंध होते हुए भी ये बात आश्चर्य से भर देती है कि वहां रामाख्यान का साहित्यिक सृजन ईसा की 17वीं शताब्दी से पहले का नहीं है। सबसे पहली रचना रामवस्तु के नाम से 17वीं शताब्दी की ही मिलती है। अपनी प्राथमिकता के साथ साथ ये रचना इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि इसमें राम कथा को बौद्ध कलेवर में ही प्रस्तुत किया गया है। इसके नायक बोधिसत्व राम हैं, जो कि तुषित स्वर्ग से देवताओं की प्रार्थना पर अवतरित हुए हैं। यूं तो वाल्मीकि रामायण की भांति इस ग्रंथ के भी 7 खंड हैं, किंतु प्रथम 6 खंडों में अयोध्या कांड तक की कथा कहकर शेष को एक ही उत्तरकांड में प्रस्तुत कर दिया गया है। दूसरी मुख्य रचना, जो कि गद्य में ही है, महाराम नाम से 18वीं शताब्दी के अंत अथवा 19वीं शताब्दी के आरंभ में की गई, पर यह मूलतः राम वस्तु का ही विस्तृत तथा अलंकृत रूप है। तीसरी मुख्य गद्य रचना राम तोन्मियों को 1904 ईस्वी में साया हथवे ने लिखा। लेखक के अनुसार ये रचना विभिन्न नाटककारों के मौखिक कथनों पर आधारित है। चौथी रचना है राम तज्जो, जिसे अफ्यो ने 1775 ईस्वी में लिखा। इस गीति काव्य में राम बातु की युद्धकांड तक की कथा है, जिसे इसके रचयिता ने बंगाल के बाउल गायकों की भांति नगर नगर गांव गांव घूम फिर कर गाया। इस प्रकार रामकथा की 9 रचनाएं ब्रह्मदेश अर्थात बर्मा में उपलब्ध हैं।
रामलीला या कहीं था मापवे, जिसने कि रामाख्यान को ब्रह्मदेश में अतीव जनप्रिय बनाया है। उसका प्रवेश वहां 1767 ईस्वी में श्याम देश से लाए गए कलाकारों के द्वारा हुआ था। राज्याश्रय में की जाने वाली रामलीला वर्षों तक रात के 10 बजे से लेकर प्रातः पो फटने तक 40-45 रातों में खुले रंगमंचों पर विशेष मुखौटों, विशिष्ट वेशभूषा और संगीत वादन के साथ चलती रही। आज भी ये रामलीला उसी सज धज के साथ प्रत्येक वर्ष 10-12 रातों तक नगर नगर में मंचित होती है। एशिया के दूर दूर तक विस्तृत देशों में राम कथा की व्यापक लोकप्रियता को देखकर ये विश्वास दृढ़तर होता जाता है कि राम कथा संपूर्ण लोकों में तब तक प्रचारित होती रहेगी जब तक पृथ्वी तल पर पर्वत विराजमान रहेंगे और सरिताएं अपने मधुर जल से प्रवाहित होती रहेंगी। राम कथा एशिया के देशों तक ही सीमित नहीं, अपितु राम कथा ने अफ्रीका और अमेरिका तक अपनी छाप छोड़ी है। अफ्रीका के पूर्वी तट के पास बसे देश मॉरिशस में जो भी भारतीय गए थे, वे अपना घर बार त्याग कर दासों के रूप में वहां जाकर बसे थे। पिछली 1.5 शताब्दी में यहाँ भारतीयों की जो जीवन प्रक्रिया रही है, उसका सिंचन करने में निर्विवाद रूप से रामचरितमानस का अप्रतिम योगदान रहा है। भारतीयों को लेकर जब जहाजों ने अपने लंगर यहाँ गिराए थे, तो हर एक भारतीय की तलाशी ली जाने की पाश्विक प्रवृत्ति के अंतर्गत ऐसा भी हुआ कि किसी की गठरी से हनुमान चालीसा व मानस की कोई प्रति निकल आई तो उस आदमी को कारावास में झोंक दिया जाता था। भारतीयों ने राम नाम का रसपान कर लिया था। मानस उनकी आस्था और आत्मा में एकाकार हो चुका था। उन्होंने कष्ट सहे, परंतु तुलसी के इस ग्रंथ को नहीं छोड़ा। ये उनकी स्वाभिमान का प्रेरक बन गया। झाल और ढोलक के बीच आज भी जब कहीं मानस की चौपाइयां किसी बैठक में गूंजती हैं, तो वहां भारतीयता का वातावरण साकार होता दिखाई दे जाता है। साथ ही आदमी के दुखते मन को राहत की अनुभूति होती है। 1.5 शती पहले मॉरिशस रामचरितमानस के पन्नों से ही अपना नाम विख्यात कर सका और मानस ने ही इस देश को प्रगति की नवचेतना दी। फिजी में रामकथा को ले जाने वाले मजदूर भारतीय ही थे। डॉक्टर हिम्मत सिंह सिन्हा फिजी में राम पर कुछ लिखने से पहले ये आवश्यक समझते हैं कि फिजी की भौगोलिक स्थिति और सामाजिक व्यवस्था आदि के बारे में बताया जाए। फिजी प्रशांत महासागर में स्थित ऑस्ट्रेलिया से पूर्व और न्यूजीलैंड से उत्तर पूर्व में लगभग 300 द्वीप समूहों का एक देश है। भारत से फिजी लगभग 10,000 किलोमीटर दूर होगा और वहां जाने के लिए ऑस्ट्रेलिया होकर जाना पड़ता है। फिजी और भारत के संबंध लगभग 100 साल पुराने हैं। हमारा उनके साथ रक्त का संबंध है। 1879 में लेबनीदास नामक जहाज में भारतीय शर्तबंद मजदूरों का प्रथम दल फिजी में उतारा गया था। फिजी में अधिकांश भारतवासी पूर्वी उत्तर प्रदेश से गए थे, जिनकी भाषा अवधी थी। भाषा की निकटता के कारण ही आज रामचरितमानस वहां के भारतवंशियों का सबसे अधिक प्रिय और आदरणीय ग्रंथ है। फिजी पहुंचे भारतीयों की ग्रामीण पृष्ठभूमि थी और वे पूर्वी उत्तर प्रदेश से आए थे, इसलिए रामायण ही उनकी श्रद्धा और विश्वास का एकमात्र प्रतीक बन गई। फिजी में रामानंदी, कबीरपंथी, सिख, मुसलमान प्राय सभी संप्रदाय और धर्मों के भारतवासी पहुंचे थे, लेकिन लगभग 90% भारतवासियों की श्रद्धा का केंद्र राम ही है। फिजी में राम के अनेक मंदिर हैं। भारतवंशी चाहे वृद्ध हो, अनपढ़ हो या आजकल का पढ़ा लिखा व्यापारी हो, वह कहीं न कहीं अपने अवचेतन में सीताराम से जुड़ा रहता है। रामायण के दोहे समय समय पर उसकी बातचीत के दौरान अपने आप आ जाते हैं। आज जब वे समृद्ध और संपन्न हैं, तो वे राम के समान अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त करके दिवाली मना रहे हैं। ऐसी ही गाथा सूरीनाम में राम कथा की है। कलकत्ता से लालरूख जहाज 908 भारतीयों को लेकर सूरीनाम पहुंचा था। बाद में भी भारतीय मजदूर वहां लाए जाते रहे। सूरीनाम देश दक्षिण अमेरिका के उत्तरी भाग में स्थित है। यहाँ 5 जून 1873 को भारतीय मजदूर गए थे। वे लोग अपने साथ भाषा और संस्कृति के अतिरिक्त पोथी के रूप में गीता, रामायण, हनुमान चालीसा आदि भी ले गए थे। ये गौरव की बात है कि पाश्चात्य सभ्यता के आकर्षण और प्रभाव के होते हुए भी अभी तक इस युग में सूरीनाम में भारतीय संस्कृति का पर्याप्त अंश जीवंत है, जिसमें रामायण का महत्वपूर्ण योगदान है। सूरीनाम के भारतीयों ने गुलामी से स्वतंत्रता की ओर कैसे कदम बढ़ाया,
इसके विषय में वे कहते हैं कि भगवान राम और भगवान कृष्ण दो ऐसे आदर्श पुरुष हुए हैं जिनके जीवन की घटनाओं को स्मरण कर हम अपने भविष्य को सुधारने की कोशिश करते हैं। सूरीनाम के भारतीय मूल के सभी परिवारों में आपको रामायण ग्रंथ मिलेंगे। यही कारण है कि वहां रामकथा संबंधी कार्यक्रम कई वर्षों से राष्ट्रीय स्तर पर संपन्न किया जाता रहा है। राम के जीवन की प्रमुख घटनाओं को जनसाधारण तक पहुंचाने के लिए सूरीनाम में हर वर्ष रामलीला का प्रदर्शन देश के कोने कोने में किया जाता है। वहां आर्य वैदिक धर्म के जानने वाले मर्यादा पुरुषोत्तम राम को एक आदर्श पुरुष के रूप में और राम सीता के दाम्पत्य आदर्श को एक शिरोमणि दाम्पत्य जीवन माना जाता है। देश के भारतवंशी समाज में रामकथा का क्षेत्र और प्रभाव बहुत व्यापक है। दक्षिण अफ्रीका में भारतीय वाणिज्य के लिए गए थे। वहां रामायण बहुत लोकप्रिय है। ऐसा ही अन्य देशों में भी है। विस्तार बहुत है। इतना ही कहा जा सकता है कि हरि अनंत हरि कथा अनंता।